बच्चों, कक्षा 11 इतिहास की पुस्तक का पहला अध्याय चल रहा है। उसको आज हम फिर आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं एक महत्वपूर्ण बिंदु, मानव के क्रमिक विकास की कहानी। जैसा कि मैंने कल बताया था आपको, मानव के क्रमिक विकास की कहानी। कल के लेक्चर से आप ये समझ चुके हैं कि मनुष्य का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। अब वो क्रम क्या था, अब आज उसको आप जानेंगे। और इस क्रम को समझने के लिए हमको ये बताना होगा कि आधुनिक मानव के पूर्वज कैसे थे। जो आज हम लोग हैं, जैसे इन आधुनिक मानव के पूर्वज कैसे थे। आधुनिक मानव के पूर्वज कैसे थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों कि मानव के क्रमिक विकास की कहानी बहुत बड़ी, लंबी, कुछ जटिल और उलझी हुई है। पुराने नए साक्ष्यों आदि को लेकर बहुत से मतभेद भी जीव वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के समक्ष आए हैं। फिर भी एक ट्रेंड बनाया गया, एक ऐसा समझ विकसित किया गया जिससे पता चलता है कि किस तरीके से एक चरणबद्ध व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य अपने आदिकाल से लेकर वर्तमान युग तक पहुंचा है। तो आइए कुछ घटनाक्रमों, परिवर्तनों और उनके परिणामों पर गहराई से हम लोग समझते हैं इस बात को। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ आपको बच्चों कि एशिया और अफ्रीका, ये जो ऐसे महाद्वीप हैं, यहाँ सबसे पहले एक प्रजाति पैदा हुई 360 लाख साल पहले। जी हाँ, 360 लाख, बहुत बड़ा पुराना समय है ये। यहाँ सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में 360 साल पहले प्राइमेट नाम की एक श्रेणी पैदा हुई। प्राणियों की एक श्रेणी पैदा हुई जिसका नाम था प्राइमेट। तीन 360 लाख साल पहले ये पहली प्रजाति थी जिसको मनुष्य से जोड़ा जाता है। यहीं से मनुष्य का सफर शुरू होता है। अब हम आगे चलते हैं। इसी में से एक उपसमूह पैदा हुआ, एक उपसमूह पैदा हुआ इसी प्राइमेट से, जिसको हमने कहा ह्यूमनॉइड। प्राइमेट में से ह्यूमनॉइड नाम का एक उपसमूह पैदा हुआ और इसका काल 240 लाख साल पहले बताया जाता है। जो अनुमान लगाया गया है जीवाश्मों आदि के द्वारा, उससे ये पता चलता है कि ये लगभग 240 लाख साल पहले की घटना थी, जब ह्यूमनॉइड से ये प्राइमेट से ये ह्यूमनॉइड के रूप में आया। मैं आपको बता दूं, जो होमिनाइड था, इस उपसमूह में बानर यानी एप ही शामिल थे, लेकिन वो बंदरों से भिन्न थे। खासतौर से उनका शरीर बंदरों से बड़ा था। होमिनाइड का शरीर बंदरों से बड़ा था और उसको पूंछ नहीं हुआ करती थी। ये बंदरों से सबसे बड़ा अंतर था। अब कुछ सालों के बाद ये होमोनाइड का भी एक नया उपसमूह पैदा हुआ जिसको हम कहते हैं होमोनिड। इसका एक समूह पैदा हुआ, इसको हम कहते हैं होमोनिड। हीमोनाइड से होमोनिड पैदा हुए। इन दोनों में जो मूलभूत अंतर था मैं वो आपको बताना चाहता हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये होमोनिड हैं, ये 56 लाख साल पहले
ये 56 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक क्रम, अपने क्रमिक विकास की बात करते हैं तो एक क्रम था। 360 लाख साल पहले प्राइमेट आया, 240 लाख साल पहले उसी में से एक उपशाखा आई, हिमोनाइट बोला गया उसको, और फिर इनमें से एक तीसरी शाखा आई जिसको होमोनिड बोलते हैं हम लोग, ये 56 लाख साल पहले आया। तो एक क्रम बन गया। अब हम इन दोनों के बीच, ये जो दो मुख्य चीजें हैं, इन दोनों के बीच के अंतर को समझेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं मिटा रहा हूं, यानी प्राइमेट, होमोनाइड और होमोनिड, इन तीनों का कालक्रम आपसे पूछा जा सकता है कि ये कितने साल पहले अस्तित्व में आए थे। इस पर प्रश्न बन सकता है अति लघु उत्तरी में। तो आप इस चीज को ध्यान से समझेंगे और तैयार रखेंगे। तो होमोनाइड और होमिनिड, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉप चीज है, इसको आप समझ लीजिएगा। ये दो इन्हीं से ये निकले थे। मैंने बताया था पहले कि होमोनिड होमोनाइड की एक उपशाखा थे, लेकिन इन दोनों में समानताएं तो बहुत सारी थी, लेकिन कुछ अंतर था। वो अंतर हम लोग को जान लेना चाहिए। इनका मस्तिष्क छोटा था, इनका मस्तिष्क छोटा था, जबकि होमिनिड का मस्तिष्क क्या था? बड़ा था। इनका मस्तिष्क जो है वो बड़ा था। ये पहला अंतर था। दूसरा अंतर क्या था कि ये चौपाए थे, ये चौपाए थे। चौपाए समझ रहे हैं? जी हाँ, ये अपने चलने के लिए चारों हाथ पांव का इस्तेमाल करते थे, जबकि इन्हीं से पैदा हुआ जो होमिनिड था वो दो पैरों पर खड़ा हो सकता था। दो पैरों पर खड़ा हो सकता था। ये दूसरा अंतर है। फिर ये सीधा खड़ा हो सकता था। यहां हम थोड़ा जोड़ देते हैं, दो पैरों पर खड़ा होकर ये चल सकता था, और ये सीधा खड़ा भी हो सकता था। जैसे आज हम लोग खड़े होते हैं उस तरह ये खड़ा हो सकता था, जबकि ये सीधा खड़ा नहीं हो सकता था। चौथा मूलभूत जो अंतर था इनमें वो था इनके हाथ औजार बनाने लायक थे, औजार बना सकते थे, जबकि इनके जो पूर्वज थे होमोनाइड, वो उनके हाथ और अगला हिस्सा लचीला था। ये लचीला था, इसलिए ये लोग औजार नहीं बना सकते थे। तो इसलिए हम देखते हैं कि ये विकसित है। होमोनाइड से निकली हुई ये उपशाखा हमारे पूर्वजों की ये विकसित थी इनकी अपेक्षा। यहां पर प्रश्न भी पूछा जाता है कि होमिनिड की कौन सी विशेषताएं थी। यहां दो प्रश्न बनते हैं कि होमोनाइड और होमिनिड में क्या अंतर था। तो ये चार अंतर था, आप लिख सकते हैं। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि होमिनिड की क्या विशेषताएं थी। तो आप 1 2 3 4 इस तरीके से डाल करके इनकी विशेषताएं बता सकते हैं। ठीक है, ये बिंदु भी आपने समझ लिया।
अब हम अगले बिंदु पर चलते हैं। जो अगला बिंदु है वो है होमोनिड की शाखाएं। होमिनिड आपने पढ़ा, थोड़े विकसित थे, कहानी वही खत्म नहीं हो गई। होमिनिड की भी दो शाखाएं थी। एक थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और दूसरी थी होमो। ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो था इसका उद्भव अफ्रीका में हुआ था, मैं आपको बता दूं। और ये वो जाति थी जो विशेष रूप से पेड़ों पर रहती थी, क्योंकि इसके हाथों की बनावट ऐसी थी कि ये डालियों पर आसानी से लटक सकते थे, लचक थी इनके शरीर में, इसलिए ये विशेष रूप से पेड़ों पर रहने वाली प्रजाति थी। और 25 लाख साल पहले तक, जबकि इस पृथ्वी पर हिमयुग नहीं आया था, एक समय ऐसा आया, एक युग ऐसा आया जब पूरी दुनिया में एक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई थी। ऐसे में जंगल खत्म हो गए, बहुत से जंगल कम हो गए, और ये जो चूंकि पेड़ों पर जंगलों में रहते थे तो इनके अस्तित्व का संकट पैदा हुआ, और कालांतर में धीरे धीरे ये लुप्त हो गए। और घास के मैदानों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, तो घास के मैदान में यानी सूखी जगह रहने वाली नई प्रजाति पैदा हुई। ठीक है, जिस प्रकार हमने अभी देखा था होमिनाइड और होमोनिड के बीच अंतर, उसी तरह अब हम थोड़ा सा अंतर इन दोनों के बीच भी परखेंगे। महत्वपूर्ण अंतर है, मैं आपको बता दूं। ऑस्ट्रोपिथेकस का, पहले हम ऑस्ट्रेलोपिथेकस का अर्थ आपको बता दें। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है, ऑस्ट्रेलो का मतलब होता है दक्षिणी। ठीक है, ये लैटिन भाषा का शब्द है ऑस्ट्रेलो, और पिथिकस यूनानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है बानर। इसका मतलब दक्षिण का बानर। अगर हम सामान्य अर्थों में इसकी बात करें तो ये दक्षिण का बानर था। अब मैं बात करता हूं इन दोनों के बीच के अंतर की, क्योंकि इस पर भी प्रश्न आता है कि होमोनिड की जो दो प्रजातियां थीं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो, इन दोनों के बीच क्या मुख्य अंतर थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मस्तिष्क छोटा था, इसका मस्तिष्क छोटा था, जबकि होमो का मस्तिष्क जो है वो बड़ा था। अब हम धीरे धीरे आधुनिक मानव तक पहुंच रहे हैं। ये होमो ही वो आधुनिक मानव है जहां विकसित होकर हम आज की अवस्था तक पहुंचे हैं। तो मस्तिष्क बड़ा था, कहा जाता है कि मस्तिष्क बड़ा था, इसलिए दिमाग भी उसके पास ज्यादा था, बुद्धि बल भी ज्यादा था। दूसरा, इसका जबड़ा जो है वो भारी था, जबकि होमो का जबड़ा छोटा था और बाहर की ओर निकला था, बाहर की ओर निकला था। ये एक अंतर था। तीसरी चीज, इसके दांत बड़े थे, जबकि होमो के दांत छोटे थे। तो आपने देखा, आपसे परीक्षा में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो के बीच शारीरिक संरचना में कौन से अंतर थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप इसको लिखेंगे कि ये 3 अंतर, मूलभूत अंतर थे। अगर ये प्रश्न आता है तो आप इसका उत्तर इसी तरीके से लिखेंगे। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस का मतलब तो आप समझ गए, दक्षिणी वानर। अब होमो का अर्थ समझिए। होमो का लैटिन में अर्थ होता है आदमी। क्या होता है? आदमी। मैंने अभी भी बताया था कि अब हम आधुनिक मानव के आसपास पहुंच चुके हैं। ये आदमी था, लेकिन इसमें सिर्फ आदमी
नहीं बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनकी शाखाओं के बारे में, यानी होमो की भी कुछ उपशाखाएं बनी। आइए देखते हैं वो होमो की उपशाखाएं कौन कौन सी थी। होमो की तीन उपशाखाएं थी। पहली थी होमो हैबिलस। दूसरी थी होमो इरेक्टस और तीसरी जो शाखा थी वो थी होमो सेम्पियस। यही हम हैं, चिंतनशील मानव। इन तीनों को हम कुछ विशेषताओं के आधार पर वर्णित करते हैं। ये होमो हैबिलिस जो था, ये था औजार बनाने वाला। क्या था ये? इसकी विशेषता थी कि ये औजार बनाने वाला था। होमो इरेक्टस क्या था? सीधे खड़े होकर, सीधा खड़ा होकर पैर से चलने वाला। ये विशेषता होमो इरेक्टस के पास थी। और तीसरा था चिंतनशील मानव, बुद्धि रखने वाला चिंतनशील मानव। ठीक है, तो इस प्रकार बेटा आज हम लोगों ने आधुनिक मानव के पूर्वजों को पढ़ा और अंततः उस बिंदु पर पहुंचे जहां आकर मानव के क्रमिक विकास की यात्रा समाप्त होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। पाठ का अगला हिस्सा हम अगले हफ्ते फिर बुध और बृहस्पति को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं जो ये पढ़ाया आज आपको, इस पर फिर आपके समक्ष कुछ प्रश्न दे रहा हूं। तत्काल अभी आपके पास वो प्रश्न जाएंगे और चूंकि अभी 15 मिनट समय है, आप उन 15 मिनट में इन प्रश्नों को कॉपी में हल करेंगे। आपने कल के प्रश्न हल किए होंगे, 1 से 5 तक दिए थे। आज प्रश्न संख्या 6 से 10 तक आज दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको हर लेक्चर के बाद 4, 6, 5 प्रश्न देते रहेंगे और आप उनको उसी प्रश्नों में जोड़ते जाएंगे। ठीक है, इससे अच्छाई ये होगी कि आपके वो प्रश्न तैयार होते जाएंगे, आप उसके उत्तर याद करते जाएंगे। तो बाद में जब नियमित कक्षाएं शुरू होंगी तो कुछ लघु उत्तरी, विस्तृत उत्तरी प्रश्न मैं तैयार करा दूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न बैंक आपके पास रहेगा। हर लेसन के कम से कम 20, 25, 30 प्रश्न आपके पास रहेंगे। आप उन प्रश्नों का आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इसलिए सारे विद्यार्थी ध्यान दें कि प्रश्नों को रोज आप जैसे ही लेक्चर खत्म होता है मैं प्रश्न भेजता हूं, आप उन प्रश्नों का उत्तर तत्काल लिख लें। अगर आपको उत्तर लिखने में, मेरे लेक्चर को समझने में कोई कठिनाई होती है तो आप बृहस्पतिवार को 3 से 4 बजे शाम के बीच में व्हाट्सएप पर ही कठिनाई का निवारण कर सकते हैं। किसी भी दशा में आप मुझको फोन नहीं करेंगे। जो भी आपको पूछना होगा आप बृहस्पतिवार को 3 से 4 बजे के मध्य व्हाट्सएप पर ही जुड़ करके मुझसे अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।